तो हम डिस्कस कर रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। पिछले वीडियो में हम एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ व्हाट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? अब अगर हम डेफिनेशन देखें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. तो what basically ionization enthalpy is? ionization enthalpy जो है वो क्या क्या टर्म्स इंपॉर्टेंट है इसमें? ionization enthalpy क्या है? एनर्जी है। पहली बात तो ये कि ionization enthalpy क्या है? एनर्जी है, and the energy is required. So ionization enthalpy is energy required, मतलब हमें एनर्जी जो है वो देनी है। तो क्या है ये? एनर्जी रिक्वायर्ड है। किस काम के लिए भाई? किस काम के लिए एनर्जी चाहिए? टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। किस काम के लिए? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड है। किस काम के लिए? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। कहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है हमें आउटर मोस्ट शेल से, मतलब सबसे बाहर वाली शेल से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। किसकी सबसे बाहर वाली शेल से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है? वो हमें रिमूव करना है फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली क्या है? वो एनर्जी है जो हमें सप्लाई करनी है। किस काम के लिए? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है? आउटर मोस्ट शेल। किसके आउटर मोस्ट शेल? फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यही चीज़ हमने डेफिनेशन में यहाँ लिखी है कि ionization enthalpy is the amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। फॉर एग्जांपल अभी हमने पीछे लिखा था कि सोडियम जो है वो Na+ में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है सोडियम Na+ में? सोडियम होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? थर्ड। यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है 1s2 2s2 2p6 में। तो इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ से निकाला है? आउटर मोस्ट शेल में से। तो इलेक्ट्रॉन हम हमेशा कहाँ से निकालते हैं? आउटर मोस्ट शेल में से। और इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकालने के लिए हमें हमेशा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होता है और इसीलिए अगर हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें ब्रेक करनी पड़ती है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। नाउ फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिपेंड करती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है साइज़ ऑफ एटम। साइज़ ऑफ एटम मतलब जैसे 2 ही शेल हैं तो साइज़ छोटी है, 3 शेल हैं तो साइज़ बड़ी है। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल सेकेंड है तो यहाँ सेकेंड शेल और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर सप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी और कम एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड साइज ऑफ एन एटम दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो साइज़ और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज़ जितनी छोटी होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी और अगर साइज़ ज़्यादा होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि साइज़ छोटी होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। साइज़ बड़ी होगी तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, कम एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड साइज ऑफ एन एटम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। साइज़ जितनी ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होगा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे उतना ज़्यादा होगा और उसने उतनी
टाइटली इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा होगा और हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड न्यूक्लियर चार्ज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड से पहले एक फोर्थ देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमें पता है कि दो तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत स्टेबल होती है, एक एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और दूसरी फुल्ली फिल्ड। तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आर वेरी स्टेबल, और स्टेबल कन्फिग्रेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए वो सारे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो, उनके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज़ हमेशा हाई होती हैं। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज़ पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब कौन सा सबशेल जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है। जो सबशेल जितना ज़्यादा क्लोज होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होगा। अगर हम पेनिट्रेशन इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो वो ये है, तो मतलब एस ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं, सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं न्यूक्लियस के, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। अब क्योंकि एस वाले सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं इसीलिए एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है, दैट इज़ पेनिट्रेशन इफेक्ट। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स। अब एक चीज़ यहाँ पे और है, वो है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज़। अब ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ क्या होती हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो होगा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो होगा थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये जो हम पहला, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारी क्या है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जनरली उनका ऑर्डर ये होता है, जनरल मतलब पहला वाला जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो कम होगा और सेकेंड, थर्ड ये हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज़ क्या होंगी? बढ़ती जाएंगी। तो ये हमारी हो गई सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। नाउ वी विल सी वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हमें वेरिएशन देखना है डाउन द ग्रुप एंड अलोंग अ पीरियड। ठीक है, अभी हमने देखा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और साइज़ जो होता है, यहाँ पे हमने लिखा था कि आयनाइजेशन एंड एंथैल्पी एंड साइज़ दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब हमें पता है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं, व्हेन वी आर मूविंग अलोंग अ पीरियड, तो साइज़ धीरे धीरे क्या होती है? डिक्रीज़ होती जाती है। सो व्हेन वी आर मूविंग अलोंग अ पीरियड साइज़ डिक्रीजेस। अब साइज़ अगर डिक्रीज़ होगी तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो साइज़ डिक्रीज़ होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ेगी। और इसलिए अलोंग अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन साइज़। तो अलोंग अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज, क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन साइज़। और साइज़ घटता है तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाए। वैसे भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। फॉर एग्जांपल बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो एटॉमिक नंबर देखें तो 5, 6, 7, 8, 9। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। सो व्हेन वी मूव अलोंग अ पीरियड तो साइज़ डिक्रीज़ होती जाती है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप साइज़ बड़ी होती जाती है। डाउन द ग्रुप साइज़ बड़ी होती है। अब अगर साइज़ बड़ी होती जाएगी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हमें पता है साइज़ बड़ी होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज़। ठीक है, नाउ वी हैव सर्टेन एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? अगर हम अलोंग अ पीरियड देखें तो यहाँ पे लिख लें बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हमने क्या देखा? हमने देखा है कि अलोंग अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, मतलब अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए और नाइट्रोजन की कम, है ना। जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, तो बढ़ने का मतलब है बोरॉन की कम होगी, फिर आगे बढ़ेंगे तो कार्बन की ज़्यादा होगी, फिर और आगे बढ़ेंगे तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, फिर और आगे बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन की और ज़्यादा होगी और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन बाद में आता है, तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है।
ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है और वो ये बनता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो नाइट्रोजन से कम क्यों है? इसके लिए हमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखनी पड़ेंगी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p4। नाइट्रोजन की होती है 1s2 2s2 2p3। अब अगर हम यहाँ देखें तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, ठीक है। और हमें पता है कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आर वेरी स्टेबल। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज़ मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू दी स्टेबल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे रीज़न क्या हो जाएगा? रीज़न हो जाएगा इट इज़ ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक configuration of nitrogen which is exactly half filled, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे और फिर हम बता देंगे कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, और इसीलिए नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। इसी तरह का हमें एक्सेप्शन हमें देखने को मिलेगा जब हम यहाँ आएंगे, हम यहाँ मूव करें अगर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है। इससे पहले क्या आता है? बोरॉन के पहले लिथियम और बेरिलियम आते हैं। तो अगर हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो बोरॉन की ज़्यादा होनी चाहिए और बेरिलियम की कम, पर बेरिलियम की ज़्यादा होती है और बोरॉन की कम होती है। तो ये भी एक्सेप्शन है। यहाँ पे भी क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन दैट ऑफ बोरॉन, वाई। तो ट्रेंड के हिसाब से इंक्रीज़ कर रही है तो बोरॉन की ज़्यादा होनी चाहिए और बेरिलियम की कम होनी चाहिए, पर यहाँ पे एक्सेप्शन है, बेरिलियम की ज़्यादा होती है और बोरॉन की कम होती है। रीज़न वही है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो वो बेरिलियम की होगी 1s2 2s2 और बोरॉन की होगी 1s2 2s2 2p1। तो एक तो बेरिलियम की फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल कन्फिग्रेशन है। स्टेबल कन्फिग्रेशन है, ये क्या है? स्टेबल है कन्फिग्रेशन। क्यों कन्फिग्रेशन स्टेबल है? क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। दूसरा, बेरिलियम में जो इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है वो S से निकालना है, और इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम S एज कम्पेयर टू P, एंड देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज़ मोर देन दैट ऑफ बोरॉन। इसी तरह का एक्सेप्शन हमें देखने को मिलेगा, ये आपको खुद से लिखना है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के केस में। The same type of exception we will see in case of magnesium and aluminium. So this was ionization enthalpy. Definition of ionization enthalpy, factors on which ionization enthalpy depend, successive ionization enthalpies, variation of ionization enthalpies, and some of the exceptions in the trends of ionization enthalpy.